Hello, good morning friends. Welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. Today we are going to start a new topic which is known as periodic table. Let's start the topic. What is periodic table? Periodic table is the rearranged pattern of different types of elements on the basis of their physical and chemical properties. This सीक्वेंस इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। ओके, तो हम ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो हैं वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पर एक अरेंज फॉर्म के अंदर रखे गए हैं एक टेबल में, और उस टेबल को ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, मैं बोल देता हूँ दोबारा से। पीरियोडिक टेबल इज़ द सीक्वेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट और सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई, उस पीरियोडिक टेबल के पीछे हम लोग कुछ साइंटिस्ट को याद करते हैं क्योंकि उनका उसके पीछे कुछ योगदान था, उसका कुछ इम्प्लीफिकेशन था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया पीरियोडिक टेबल का, जो आप पढ़ते हैं, उसके पीछे रिक्वायरमेंट क्या रही, क्यों रही वो। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब मनुष्य आदि मानव टाइप का था या प्री मैन कंडीशन में था, तब वहाँ पर उसको एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे एलिमेंट की नॉलेज बढ़ी, तो नॉलेज बढ़ने के साथ में उनको याद करना, उनको लर्न कर पाना क्या हो गया, टिपिकल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर कुछ एलिमेंट की बात करें, जैसे चांदी है, तो चांदी एक शाइनिंग वाइट कलर की होती है। गोल्ड जो होता है शाइनिंग येलो कलर का होता है, लेकिन गोल्ड येलो जो कलर है वो पीतल का भी होता है, ब्रास का भी होता है। तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन पीतल है और कौन सोना है। इसलिए उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाव पर एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट दिया गया, और वही अरेंजमेंट क्या बोला गया, पीरियोडिक टेबल बोला गया। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जब हम इसकी फ्लैशबैक में चलते तो हम क्या जानते हैं कि जब हम 1800 BC में थे, तो 1800 BC में हमको केवल कितने एलिमेंट लर्न थे, ओनली 31 एलिमेंट हमको लर्न थे। 1865 BC में जब हम लोग आए, तब हमको 63 एलिमेंट जो हैं वो हमको लर्न हो गए। ठीक है, और अगर एट प्रेजेंट की बात करें हम लोग, एट प्रेजेंट नाउ डेज, ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमको 118 एलिमेंट जो हैं लर्न है। आज की डेट में ह्यूमन बीइंग को कितने एलिमेंट लर्न हैं, 118 एलिमेंट हम लोगों को लर्न हैं। अगर हम इन 100 एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं, तो इनको मेनली 3 कैटेगरी में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है इसकी मेटल्स, दूसरी कैटेगरी होती है इसकी नॉन मेटल्स, ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है हमारे पास में, मेटेलॉइड होती है। ठीक है, मेटल्स क्या हैं, जिनमें शाइनिंग सरफेस होती है, इलेक्ट्रिकल और हीट के बहुत बेस्ट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जिनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनको मेटल्स कहा जाता है। नॉन मेटल्स इसके अपोजिट हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना, तो उनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। मोस्टली नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन है भी सही इसमें। मेटलॉइड जो होते हैं वो इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट मेटल की प्रॉपर्टी इसके अंदर ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेट 60% प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल की होती है, और जो 40% प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है। तो ये मेटलॉइड्स हैं। आज की डेट में हमें मेटल्स कितने याद हैं, 96 मेटल्स जो हैं हमको 118 में से हमको नॉन है। नॉन मेटल्स जो है हमारे पास 17 है, और मेटलॉइड जो है हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5 हैं। ठीक है, ये 5 मेटलॉइड कौन कौन से हैं, ये हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एसिटीन। तो ये 5 एलिमेंट हम ध्यान रखेंगे मेटलॉइड्स हैं प्योर। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, 17 है। कौन कौन से 17 है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। उसके अलावा हम चलते हैं आगे, कार्बन है, फिर आगे चले हम लोग, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, ठीक है ना। फिर हम चले आगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये कौन से हो गए हमारे पास में, नॉन मेटल्स हो गए, जो हम लोग ध्यान रखेंगे ये नॉन मेटल्स एलिमेंट हो गए। ठीक है, बाकी जो बच गए वो हमारे पास क्या है, मेटल्स। कुछ एग्जाम बताता हूँ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम,
तो इस तरीके से हमारे पास में 96 एलिमेंट जो हैं वो हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप मरकरी की बात करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल है, आप लोग ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, मरकरी है, ठीक है ना। इसी तरीके से नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, या तो गैस होते हैं या ये मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ गैस भी हैं और कुछ इनमें से लिक्विड भी हैं। तो एकमात्र जो हमारे पास ब्रोमीन नॉन मेटल है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। ज़्यादातर इनमें से गैस भी हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब क्या है, गैस हैं। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। रेडोन जो है ये भी गैस में आ सकता है लेकिन सॉलिड है ये। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, सॉरी नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, ये गैस है। कार्बन सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, सल्फ़र भी सॉलिड है। ऑक्सीजन जो है ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। तो ये बेसिक इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बढ़ते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना क्या इम्प्लीफिकेशन दिया डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो बात करते हैं अब रोल ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो रोल ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट में जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जो बात की जाती है यहाँ पे वो आती है हमारे पास में नंबर 1 डोबेराइनर ट्रायड, डोबेराइनर ट्रायड। और डोबेराइनर ट्रायड जो है बच्चों ये 1829 में दिया गया। और डोबेराइनर ट्रायड ये कहता है कि जब हमारे पास में एटॉमिक मास के बेस पे 3 एलिमेंट हों तो उन 3 में से सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एटॉमिक मास जो होंगे उसका एवरेज होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी, तो हमें एटॉमिक मास निकालना है, किसका, बी का निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ बी निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो वो एटॉमिक मास ऑफ बी हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट लिथियम है, एक एलिमेंट हमारे पास सोडियम है और एक क्या हो गया हमारे पास पोटेशियम हो गया। लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 7 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। हमें सोडियम के लिए एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था, A + C डिवाइडेड बाई 2। ए का एटॉमिक मास कितना है, 7 है, सी का एटॉमिक मास कितना हो गया, 39 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 46/2 हो जाएगा। और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 23 आ गई। तो यानी सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 23 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया डोबेराइनर ट्रायड लो, आप लोग इसको उतार लेंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, रूल क्या था इसका, वो ये कहता है कि जब हमारे पास एलिमेंट हो और उनके एटॉमिक मास हमें निकालने हो किसी सीक्वेंस में, तो 3 एलिमेंट का उन्होंने एक सेट बनाया, ग्रुप बनाया, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का जब हम एवरेज ले लेंगे तो वो एवरेज हमारे मिडल वाले एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन ये सभी एलिमेंट पर फॉलो नहीं होता, कुछ एलिमेंट्स पर ही ये रूल जो है फॉलो होता है, इसलिए ये डिसक्वालीफाई हो गया, लेकिन हमको इसको पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। आप लोग सेकंड हेडिंग डालेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ जो है ये 1865 में दिया गया। और न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ ये कहता है कि अगर एटॉमिक मास के बिहाव पर एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो पहले और 8th एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हमको मिलती हैं, ये कहता है न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, ठीक है। जैसे म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं हमारे पास में, सा रे गा मा पा धा नी और सा वापस हमारे पास ये आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 हमारे पास होते हैं। हमने ये एलिमेंट को अरेंज किया तो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं होता क्योंकि जब ये पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी उस वक्त जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो नियॉन के बाद हम सीधा क्या लेंगे, सोडियम लेंगे, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा हमारे पास, फास्फोरस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में
सल्फ़र, फिर क्लोरीन, ऑर्गन आता, ऑर्गन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बाद में हम पोटेशियम और उसके बाद हम रख लेंगे कैल्शियम। तो न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ जो है वो केवल एटॉमिक नंबर 20 यानी कैल्शियम तक ही फॉलो होता है, हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या देखा कि जब आपने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बिहाव पर जब अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट और जो एर्थ एलिमेंट हैं वो एक ही ग्रुप में हमको मिल गए, यानी कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी। तो ये हो गया हमारे पास में न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। दोबारा बता देता हूँ मैं, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ ये कहता है, स्टेट कहता है कि जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से वो एक ही ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास में न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। ठीक है बच्चों, आप लोग एग्जाम्पल को उतार लेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ होता है यहाँ पे। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो थर्ड लॉ आता है वो है लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। थर्ड हेडिंग डालेंगे आप लोग, और थर्ड हेडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व जो है इसके बारे में बात आती है। लोथर मेयर जो है वो ये कहता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट जो आपने लिए उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम इनके बीच में जब कर्व बनाया जाएगा तो उस कर्व की यहाँ पर बात होती है। कर्व जो है वो या ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आता है। हम इसकी वाई एक्सिस पर लिख लेते हैं एटॉमिक वॉल्यूम लिख लेंगे, और इसकी एक्स एक्सिस भी लिख लेंगे हम लोग एटॉमिक मास हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जब कर्व बनाया गया तो वो जिगजैग मैनर में कुछ इस तरीके से हमको मिला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दिया। अब इसके हमको 3 पार्ट मिले, एक इसका असेंडिंग पार्ट है, एक इसका कौन सा पार्ट हुआ, असेंडिंग पार्ट हुआ। ये इसका कौन सा पार्ट हुआ, डिसेंडिंग पार्ट हुआ। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका डिसेंडिंग पार्ट हो गया, और ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, टॉप मोस्ट पार्ट हो गया। अब जब असेंडिंग पार्ट की बात आती है तो असेंडिंग पार्ट पर हमको कौन मिलता है, असेंडिंग पार्ट पे हमको मिलते हैं हेलोजन। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमको असेंडिंग पार्ट में मिले। तो असेंडिंग पार्ट पर हमको कौन मिल गए, हेलोजन मिल गए। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट था, टॉप मोस्ट पार्ट पर हमको मिल गए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमको इसके टॉप मोस्ट पार्ट में मिल गए। और जो इसका लोअर पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, उस पर हमको मिले सेकंड ए, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो हमको कर्व मिलता है ये हो गया हमारे पास में लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, जो किस बेस पर बना हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के जब कर्व बनाया गया तो उस कर्व को ही बोला गया लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। आप इसको ध्यान रख लेंगे। असेंडिंग पार्ट पर क्या मिलेगा आपको, हेलोजन एलिमेंट मिलेंगे। इसके अलावा जो बाद की जो डिस्कवरी है, हेलोजन के अलावा जो नोबल गैसेस है उनको भी इसके साथ रखा गया असेंडिंग पार्ट पर ही। जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमको मिले, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो मिले। इसका जो डिसेंडिंग पार्ट था, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट हमको थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखने वाले एलिमेंट हमको मिल गए, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये होता है हमारे पास में लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसकी बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस जो है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से आया है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की जो मेन जो कंसेप्ट है वो हमें ध्यान रखना है। क्या बोलता है मेंडलीफ लॉ, मेंडलीफ लॉ ये कहता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में जब जमाया जाता है तो जो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट अरेंज होंगे वो तभी अरेंज हो सकते हैं जब उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हों, सेम हो। यानी कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in ascending order of their atomic mass, then the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass। तो एटॉमिक मास का जब पीरियोडिक फंक्शन जब वापस आएगा तो वो सेम प्रॉपर्टी रखने की वजह से एक ही ग्रुप में रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये हमें लाइन यहाँ पर ध्यान रखनी है।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या है इसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो खास बात है वो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल ग्रुप जो थे वो कितने ग्रुप थे? 8 टोटल ग्रुप्स। वो कितने ग्रुप्स थे? 8 थे। उसके बाद में जब इसकी आगे जब डिस्कवरी हुई